अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपरटेंशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, मैनेजमेंट पर आते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले वीपी के टारगेट्स को लेना है। तो अगर एज इसकी 80 ईयर से कम है और क्लिनिक में इसका बीपी जो है तो फॉर एग्जांपल स्टेज 1 में पड़ता है या स्टेज 2 में पड़ता है, तो ट्रीटमेंट से मकसद ये है कि हम इसके क्लिनिकल बीपी को तकरीबन 140/90 तक ले गए हैं और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के मुताबिक इसकी बीपी को हम 135/85 तक लेके आए। सही। दूसरा जो एज वाइज हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल 80 ईयर से ऊपर का बंदा है तो उसके लिए क्लिनिकल टारगेट ये है कि 150/90 तक आ जाए और एबीपीएम एचबीपीएम इसका 145/85 तक आ जाए। सही। तो उसको अचीव करने के लिए हमने सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करना है, साल्ट इंटेक कम करना है, 6 ग्राम पर डे से कम लेना है, ये एम है हमारा। आइडियल ये है कि तकरीबन 3 ग्राम पर डे तक आ जाए। सही। और कैफीन इंटेक हमने कम करवाना है। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं स्मोकिंग को स्टॉप कर लें, अल्कोहल को जो है तो हमने इस पर कम करवाना है। सही। क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है, बैलेंस डाइट यूज़ कर सकता है जिसमें आपके पास फ्रूट्स ज़्यादा हों, वेजिटेबल्स ज़्यादा हों और एक्सरसाइज ऑफर करनी है उसको कि एक्सरसाइज करता रहे और वेट लॉस, तो इससे बीपी ज़्यादातर कंट्रोल हो जाती है। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ साथ हमने फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी देनी है तो उसको हम फिर आगे पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हमने क्या करना है। इसको हमने पहले डिस्कस भी किया है लेकिन चलें दोबारा कर लेते हैं। तो ए स्टैंड फॉर एसी इनहिबिटर्स, ए आर बी, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डी स्टैंड फॉर डायरेटिक्स। ठीक है, तो स्टेप 1 में ये करना है। पहले फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आ गया 55 ईयर से कम एज का है या उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो उसको आप स्टार्ट करवा लें एसी या ए आर बीज पे, एसी इनहिबिटर्स दें या ए आर बीज दें। अब यही पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक एफ्रो कैरेबियन है या उसकी उम्र जो है तो 55 ईयर से ज़्यादा है तो उनमें फिर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करवाने। ठीक है, असल में वजह ये है कि इसमें एक रेनिन हाइपरटेंशन है और जो यंग पेशेंट्स में होता है, और एक नॉन रेनिन हाइपरटेंशन है जो हमारे पास ओल्डर एजेस में होता है या एफ्रो कैरेबियन पेशेंट्स में होता है, तो उनमें फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है, फॉर एग्जांपल एसी दे रहे हैं, एआरबीज दे रहे हैं, उससे काम नहीं बन रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्टेप 2 में हमने इसके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ऐड कर लेना है या डायरेटिक को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, एसी के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एसी के साथ डायरेटिक्स। या दूसरा प्रोटोकॉल ये है कि आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ कर रहे हैं पहले से तो उसके साथ एसी को डाल लें या एआरबीज को डाल लें या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ आप डायरेटिक्स को डाल लें। ठीक है, ब्लैक अफ्रीकन कैरेबियन पेशेंट्स हैं आपके पास तो उनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ आप एआरबीज को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि एसी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें एंजियोएडेमा आता है ना, हमने पढ़ा था प्रीवियसली, तो वो ख़तरनाक है। ठीक है, तो इसलिए जो तो हम इसमें एआरबीज को प्रेफर करेंगे। स्टेप 3 में फॉर एग्जांपल इन दोनों स्टेप्स में भी कवर नहीं हुआ, बस दो ट्रीटमेंट्स आप दे रहे हैं उससे आपके पास बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपने थर्ड भी डाल देने हैं। सही है, स्टेप 3 में एसी इनहिबिटर्स के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी डाल देना है और साथ में डायरेटिक्स को भी यूज़ करना है, थायराइड लाइक डायरेटिक्स, इसमें एंडेपेमाइड आता है और क्लोरथेरिडोन जो है वो थायराइड डायरेटिक है। ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तीनों आपने स्टेप्स कर लिए, अब भी ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन करके आएंगे। सही है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में फिर हमने चेक करना है कि एडहेरेंस है या नहीं है, पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है नहीं ले रहा है, पोस्टरल हाइपरटेंशन तो नहीं हुई है इन ड्रग्स की वजह से जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, और एलिवेटेड बीपी इसकी है या नहीं। फॉर एग्जांपल एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग वो कर रहा है उसके साथ उसकी बीपी हाई आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमने इसको इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटाशियम को देखना है कि अगर पोटाशियम हमारे पास 4.5 मिलीमोल से कम हो तो उसमें हमने फिर लो डोज स्पाइरोनोलेक्टोन पे उसको डाल देना है जो पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक है। लेकिन अगर पोटाशियम 4.5 मिलीमोल्स पर लीटर से ज़्यादा हो तो फिर हमने डायरेटिक्स फर्दर नहीं देने, बल्कि अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर ऐड करवा लेने हैं। ठीक है, और साथ में जो है तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के लिए स्पेशलिस्ट की तरफ भी इसको रेफ़र करवा लेना है। सही मत समझ आ गई। इसी को दोबारा उस चार्ट के मुताबिक देखते हैं तो इसमें क्या है हमारे पास, लेकिन 55 ईयर से कम है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसको, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, एसी इनहिबिटर्स यूज़ किया। अगर 55 ईयर से ज़्यादा है या 55 के बराबर है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इसको नहीं है या और ब्लैक एफ्रो कैरेबियन पेशेंट एथनिसिटी में है तो उसमें हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ करना है। समझ आ गई। अच्छा, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी काम नहीं बना, एसी इनहिबिटर से भी काम नहीं बना, तो हमने स्टेप 2 में दोनों को इकट्ठे कर लेना है, एसी के साथ
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या ACE के साथ डायरेटिक को ऐड करना है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ ACE को या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ डायरेटिक्स को ऐड कर लेना है। ये स्टेप 2 में मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। अब इससे भी कवर नहीं हुआ तो स्टेप 3 में हमने क्या किया, तीनों को कंबाइन कर लिया, ACE इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायरेटिक्स, तीनों को कंबाइन कर लिया, सही है। अब इससे भी फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर इसका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हमने वो एडहेरेंस चेक कर लेनी है उसकी, सही है। और साथ में हमने दोबारा जो है तो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स करवा के हम देखते हैं कि पोटेशियम इसका कम है या ज़्यादा है। अगर पोटेशियम 4.5 के बराबर है, उससे कम हो, तो हम स्पायरोलेक्ट्रोन पे डाल सकते हैं इसको लो डोज में, सही है। लेकिन अगर पोटेशियम 4.5 मिलीमोल्स पर लीटर से ज़्यादा हो, तो फिर हमने अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करने हैं। लेकिन अगर इन चारों स्टेप्स से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर हमने स्पेशलिस्ट रिव्यू ज़रूर लेना है। समझ आ गई? अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। कुछ नए गाइडलाइंस जो है तो थोड़ी मॉडिफिकेशंस की थी अपनी पुरानी गाइडलाइंस के अंदर ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो उसमें हमारे पास 2011 के जो की रिकमेंडेशंस थे वो ये था कि आपने हाइपरटेंशन को क्लासीफाई करना है स्टेजेस के अंदर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में ABPM या HBPM का इस्तेमाल करना है, सही मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि वो प्रेफरेबल हैं। और एक तो ये कि मास्क हाइपरटेंशन का भी पता चल जाता है, ठीक है, वो अनमास्क हाइपरटेंशन। और दूसरा वाइट कोट हाइपरटेंशन जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी ना, तो वो भी उसके साथ क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो इसका रेशनल क्या था, इसके की पॉइंट्स या उसका मकसद ये था ABPM HBPM का कि वाइट कोट हाइपरटेंशन वो प्रिवेंट हो जाए, और ओवर डायग्नोसिस जो है, बाज़ औक़ात क्लिनिक के बीपी के मुताबिक उसका बीपी बहुत ज़्यादा होता था, तो ये ओवर डायग्नोसिस हो जाती थी। तो उसके लिए एक्यूरेट असेसमेंट जो है वो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये बेटर प्रिडिक्टर है CV इवेंट यानी कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के लिए। की मैनेजमेंट चेंजेस, मैनेजमेंट के अंदर 2019 के अंदर क्या क्या चेंजेस की थी, उन्होंने थ्रेशोल्ड को कम करवा दिया था। फॉर एग्जांपल 80 साल के बंदे के अंदर अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क 20 था पहले, उन्होंने टारगेट रखा था 20, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि अगर 10% या 10% से ज़्यादा किसी को 10 ईयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो उसके अंदर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेनी है। तो ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने थ्रेशोल्ड को 20 से 10 पर फोकस किया, ठीक है। पहले 20 था, अब उन्होंने 10 कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ARBs को बताया कि कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स के बजाय हम ARBs को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि सेकंड एजेंट ऑप्शन, फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायराइड डायरेटिक्स आप ऐड करवा सकते हैं अगर पेशेंट पहले से ACE इनहिबिटर्स या ARBs ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाइस के गाइडलाइंस के अंदर थोड़ी तब्दीलियाँ हुई थी, तो उनको जो है तो मैंने आपके सामने कर दिया। तो इसके साथ हमारा मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इसका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन के जो काजेज़ हैं उसके ऊपर मैं आपको दे दूँ, ठीक है। और या प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारे पास हाइपरटेंशन आता है, ठीक है, PIH वगैरह, प्रीक्लेम्शिया वगैरह, उसके ऊपर मैं कुछ वीडियो आपके साथ अपलोड करवा दूँगा, सही है। थैंक यू।